हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ गोनट्स, यानी समझेंगे कि मेल और फीमेल गोनट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने किडनी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो आज की जो लेक्चर है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको क्या है, टॉपिक वाइज बेसिस पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ गोनट। ठीक है, यानी हमें गोनट्स के डेवलपमेंट के बारे में समझना है। लेकिन एक चीज हमें और सीखनी है कि ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो किस तरीके से आगे हम मूव करने वाले हैं, सो दैट कि आप जो एक लिंक है आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है, बेसिकली हम गोनट्स के कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करना है। यानी हमें समझना है कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या है कि जो अलग अलग क्लास है, अलग अलग जो फाइलम्स है, उनके अंदर जो गोनट्स है उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, जो पहला स्टेज है हमारा, उसमें तो हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें समझना है, मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो टेस्टिस के डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, और फीमेल्स के बारे में, फीमेल के गोनेट्स के बारे में बात करें तो ओवरी के डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद बेसिकली इससे रिलेटेड जितने भी टेस्टिकुलर सिस्टम होता है या जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम के बारे में डेवलप समझना है कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ट्यूबुलर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, जो कॉपुलेटरी कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इन सभी चीजों को हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट कैसे होता है गोनट्स का उसको समझते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीजें पहले पढ़ रखी है, उसकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक ह्यूमन एम्ब्रियो का डायग्राम है। ठीक है, अब ह्यूमन एम्ब्रियो का जो डायग्राम है अगर हम इसके बात करें तो उसके अंदर कुछ रीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो सबसे पहले होता है सर्वाइकल रीजन, फिर थोरेसिक रीजन, फिर होता है लंबर रीजन, और फिर होता है सेक्रम रीजन। ठीक है, सो बेसिकली अगर रीजन्स की बात करें तो सबसे पहला रीजन क्या हो जाएगा, सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सर्वाइकल रीजन के बाद आ जाता है आपका थोरेसिक, थोरेसिक रीजन। उसके बाद आपका लंबर, लंबर रीजन। लंबर के बाद आएगा सेक्रम, सेक्रल रीजन। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है आपका गोनट्स का, गोनट्स का डेवलपमेंट होता है लंबर रीजन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ गोनट्स, गोनट्स टेक्स प्लेस एट लंबर रीजन, लंबर रीजन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो लंबर रीजन है, ठीक है, इस लंबर रीजन के अंदर आपके गोनट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम, ये जो हमारा पूरा एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है, इस रीजन लंबर रीजन का, ये कौन सा रीजन है, लंबर रीजन है, ये आपका लंबर रीजन है। ठीक है, सो जैसे ही हम लंबर रीजन का टीएस काट के चेक करते हैं, तो जैसे ही हम इसका टीएस काटेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो लंबर रीजन में हमें एक इस तरीके से पेरिटोनियल स्पेस देखने को मिल रहा है, जहां पर ये जो आप थोड़ी सी ब्लूइश कलर में देख रहे हो ये पेरिटोनियल की लाइनिंग है। ठीक है, सो जनरली जो गोनट्स है, ठीक है, जो गोनट्स है ध्यान रखना है, जो गोनट्स है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो डॉर्सल साइड में होता है। ठीक है, वो किधर होगा, डॉर्सल साइड में होगा, और हम बोल सकते हैं इसका जो डेवलपमेंट है वो रेट्रो पेरिटोनियल होता है। ये रेट्रो पेरिटोनियल डेवलपमेंट होगा। ठीक है,
अब रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है कि जनरली जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो जनरली होगा क्या कि जैसे ही हम लंबर रीजन का, जो ये लंबर रीजन है, लंबर रीजन का अगर हम टीएस काटते हैं, ये जो लंबर रीजन है, अगर हम लंबर रीजन का टीएस काटते हैं तो टीएस में हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर हमारा मेन है, सिर्फ हम उसी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लंबर रीजन का क्या किया है, टीएस काटा है, ठीक है। तो जैसे ही हम टीएस काटते हैं तो टीएस काटने के बाद आपको पता चलेगा कि बीच में हमें, सेंटर में हमें क्या है, इस तरीके से एक इस तरीके से गट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, आपका गट है, और इस गट को कवर करने के लिए इसके चारों तरफ इस तरीके से पेरिटोनियल की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस पेरिटोनियल लेयर को, ये वाला जो लेयर है, इसको मेजेंट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेजेंट्री बोला जाता है, ठीक है। सो ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, या आप बोल सकते हो कि ये गट है आपका, ये आपका गट होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से दो रिजेस उठे हुए होते हैं, इस तरीके से दो रिज उठे हुए होते हैं दोनों साइड, यानी डॉर्सल साइड में इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से दो रिज निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से दो रिज होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ उसको ही ड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज हमें सिर्फ उसी से काम है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम, ये बेसिकली किसका टीएस है, ये टीएस ऑफ लंबर रीजन है, ये टीएस ऑफ लंबर रीजन है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर ये जो दो रिजेस निकले हुए हैं, जो इस तरीके से दो रिज निकले हुए हैं, तो ये वाला जो रिज है, इसको बोलते हैं मीडियल रिज, ठीक है। यानी क्योंकि मीडियन पोजीशन पे है तो इसको मीडियन रिज बोलेंगे, और ये जो मीडियन रिज है, इसका नाम होता है आपका जेनाइटल रिज। इसको क्या बोलेंगे, जेनाइटल रिज, ठीक है। ये जो मीडियन साइज में है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका लेटरल साइड वाला, ये मीडियन में होगा, ये लेटरल में होता है, ठीक है। सो ये जो लेटरल वाला है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी रिज। इसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी रिज। तो ध्यान रखना है कि ये जो यूरिनरी रिज है, ये जो यूरिनरी रिज है, ये तो आपका यूरिनरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किडनी का डेवलपमेंट पढ़ा था, प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज, तो ये जो मीडियल रिज है, यही जो यूरिनरी रिज है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रोनेफ्रोज, ठीक है। उसके अलावा मीजोनेफ्रोज, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मेटानेफ्रोज। ये इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, आपके किडनी में डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जेनाइटल रिज है, ये जो मीडियन साइड में जो जेनाइटल रिज है, यही जेनाइटल रिज बेसिकली क्या करेगा, आपके गोनट्स का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यही गोनट्स का डेवलपमेंट करेगा, तो ध्यान रखना है। अब जनरली अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो शुरुआत के हमारे वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, जो अर्ली वर्टिब्रेट्स थे, उसमें ऐसा माना गया कि ये जो जेनाइटल रिज है, ये जो जेनाइटल रिज है, वो काफी बड़ा होता है और एज अ होल फंक्शन करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 3 रीजन्स आइडेंटिफाई किए गए, ठीक है। इसमें 3 रीजन आइडेंटिफाई किए। सबसे ऊपर वाला को बोला गया प्रोगोनल रीजन, बीच वाला जो है इसको बोला गया गोनल रीजन, और ये जो आपका सबसे नीचे वाला है, इसको बोला गया एपिगोनल रीजन, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, जेनाइटल रिज है, इसको बड़ा करके हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी वर्टिब्रेट्स के अंदर गोनट्स का जो डेवलपमेंट होता है, वो किसके थ्रू होता है, जेनाइटल रिज के थ्रू होता है, ठीक है। जेनाइटल रिज ही जाके क्या करेगा, गोनट्स का फॉर्मेशन करेगा, वही जाके बेसिकली क्या बनाता है आपका, उससे क्या बनने वाला है आपका, जेनाइटल रिज से पूरा का पूरा टेस्टिस या ओवरी का फॉर्मेशन होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये जो जेनाइटल रिज है, इट इज द स्ट्रक्चर which is responsible for the formation of gonads, ठीक है। so you have to remember this term। तो अगर ये टर्म आपको रिमेंबर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब डेवलपमेंट कैसे होता है उसको अब आगे थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक की जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अब ये जो आपका जेनाइटल रिज है, ठीक है, जेनाइटल रिज में भी अगर हम बात करें तो इसका कौन सा रीजन होगा, गोनल रीजन। ध्यान रखना है, जेनाइटल रिज का जो गोनल रीजन है ये मेनली आपके गोनट्स का फॉर्मेशन करता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सब जेनाइटल रिज के अंदर होगा कैसे डेवलपमेंट, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सो आगे वाले डायग्राम में बात करते हैं। तो जनरली क्या होगा कि जो जेनाइटल रिज है, ठीक है, जेनाइटल रिज क्या होगा, आपके डॉर्सल मेजेंट्री के दोनों मतलब दोनों पार होते हैं, ठीक है। तो इधर एक ये मान लेते हैं जेनाइटल रिज है, ठीक है, और बीच में इस तरीके से आपका ये क्या होता है, मेजेंट्री है, और ये आपका गट है, ठीक है। सो इस तरीके से ये हम डायरेक्टली सिर्फ उस डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं जिसका हमारा काम है, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है ये दोनों साइड थे हमारे, और इस डायग्राम को हमने क्या नाम लिखा, जेनाइटल, इसको जेनाइटल रिज नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। और ये जेनाइटल रिज दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब जेनाइटल रिज यहां पर बन गया है, जेनाइटल रिज बनने के बाद अब होता क्या है कि इस जेनाइटल रिज के अंदर कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेक्स कॉर्ड, इनको क्या बोलेंगे, सेक्स कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो सेक्स कॉर्ड है, ये सेक्स कॉर्ड का काम क्या होगा, यही सेक्स कॉर्ड आगे जाके बेसिकली आप बनाते हैं आपके सेमनीफेरस, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ये सेमनीफेरस टिब्यूल बनाएंगे, ठीक है। जो आप देख रहे हो मेल और फीमेल, मेल्स के अंदर जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, और यही सेमनीफेरस टिब्यूल बेसिकली क्या है, स्पर्मेटोजोआ इसका फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये जो सेक्स कॉर्ड है, ये सेक्स कॉर्ड क्या करेगा, सेमनीफेरस टिब्यूल बनाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये बाद में जाके सेमनीफेरस टिब्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो नीली नीली वाली जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल, जर्मिनल एपिथीलियम। ये क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले ये जो अभी हमने यहाँ पे पीछे डायग्राम देखा, ये रिज, इस रिज के अंदर क्या होगा, ये वाला तो हो जाएगा जर्मिनल एपिथीलियम, ये क्या हो जाएगा, जर्मिनल एपिथीलियम। और यहीं से अंदर की तरफ इस तरीके से सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही सेक्स कॉर्ड क्या है, दोनों साइड इस तरीके से बनेंगे, और यही सेक्स कॉर्ड क्या है, आपके सेमनीफेरस टिब्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो मेल्स के केस में तो क्या होगा, सेक्स कॉर्ड बनेगा और सेमनीफेरस टिब्यूल बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये किसके केस में हो रहा है, ये मेल्स के केस में हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन फीमेल्स के केस में होता क्या है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो फीमेल्स के केस में अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर क्या है आपका, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये जेनाइटल रिज हो गया, ये जेनाइटल रिज हो गया, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, फीमेल्स के अंदर ये जो टिब्यूल्स है, जो सेक्स कॉर्ड है, ठीक है, इन सेक्स कॉर्ड्स के आगे कुछ सेल्स आ जाते हैं जो नीचे की तरफ है, जो इंट्रामेम्ब्रेनस अगर बोल सकते हैं कि यहाँ पे, यहां से कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, बेसिकली ये सेल्स माइग्रेट करके यहां पर आते हैं टेस्टिस के अंदर या ओवरीज के अंदर, जिनको प्राइमोडियल जर्म सेल्स बोलते हैं। वो यहां से माइग्रेट करते हैं गट से माइग्रेट करने के बाद वो इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, माइग्रेट करके इधर की तरफ आएंगे, और माइग्रेशन के बाद यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, यही सेल्स क्या हैं आपके जनरली की एपी प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहलाते हैं, और इन्हीं की मदद से क्या है, चाहे एग हो या स्पर्म हो, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो जनरली होगा क्या कि फीमेल्स के केस में ये जो सेक्स कॉर्ड है, इसके चारों तरफ इस तरीके से प्राइमोडियल सेल्स आके ऐसे अटैच हो जाते हैं। सेक्स कॉर्ड इसमें ही बनता है, बट यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आके स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स बोलते हैं। और यही प्राइमोडियल फॉलिकल्स आगे जब जन्म मतलब कि मैच्योर होना स्टार्ट होती है, तो फिर जाके लास्ट में ओव्यूलेशन होगा। ये सारी चीजें हम क्या है, जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक सुपरफिशियल आपको चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, सेमनीफेरस टिब्यूल बना दिया। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जर्मिनल एपिथेलियम ये टेस्टिस का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो जनरली दोनों जेनाइटल रिज है, इन दोनों जेनाइटल रिज की मदद से क्या होगा कि दो या तो दो ओवरीज बनेंगी या दो टेस्टिस बन जाएंगे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होगा, सेमनीफेरस टिब्यूल होगा। तो अब यहां पर ध्यान दो, तो जनरली ये हमने बना दिया टेस्टिस। टेस्टिस किससे बनेगा, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस,
ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के किससे बना? जेनाइटल रिज से बना, ठीक है। अब ये जेनाइटल रिज से बना और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और इन सेप्टा के बीच में, यहाँ पर सेप्टा के बीच में आप देखोगे बहुत सारे इस तरीके से सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस टिब्यूल ये आगे जाके कनेक्ट होकर रीटे टेस्टिस बनाते हैं, ठीक है। अब रीटे टेस्टिस बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर पुराना लेक्चर को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो जब हम किडनी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये क्या हमारा मीजोनेफ्रिक डक्ट है। किडनी के समय मैंने आपको बताया था कि मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या होता है। ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इन मीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या होंगे, कुछ टिब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे इस तरीके से, इस तरीके से कुछ टिब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। ये क्या है, मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स है। ये क्या है आपके मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स। अब इन मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स का जो पैरोक्सिमल वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम पैरोक्सिमल पार्ट बोलते हैं, ये जो टिब्यूल्स है, ये टिब्यूल आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये जो टिब्यूल है ये अब क्या हो जाएंगे कनेक्ट, बेसिकली क्योंकि जो हमारे अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होती है, तो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये बेसिकली क्या होता है, डीजेनरेट होता है या दूसरे किसी स्ट्रक्चर्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मीजोनेफ्रिक टिब्यूल है मेल्स के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका वासा एफरेंशिया में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वासा एफरेंशिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपका मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट कन्वर्ट हो जाता है एपिडाइडमिस में, ठीक है, एपिडाइडमिस। ये आपका एपिडाइडमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। एपिडाइडमिस हो गया, उसके बाद वास डिफरेंशिया हो गया, उसका सबसे आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऊपर वाला पार्ट आपका एपिडाइडमिस, उसके बाद आ जाएगा वासा डिफरेंट, और सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो टेस्टिस है उसका डेवलपमेंट होगा। और ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, आगे की तरफ यहाँ पे जनरली क्या होगा कि जैसे ही मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप होगी तो मेटानेफ्रिक किडनी से यहाँ से जो यूरेटर है ये आगे जाके क्या होगा, सिंपली जो नीचे की तरफ जाने के बाद सेमाइनल वेसिकल ये जो स्ट्रक्चर है उनके साथ कनेक्ट होके बाहर बेसिकली क्या है, जो पीनस है पीनस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही फीमेल्स की बात करें, ठीक है, फीमेल्स के अंदर ये इस तरीके की टिब्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। फीमेल में ये टिब्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो मीजोनेफ्रिक टिब्यूल है जिसको हम वुल्फियन, ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है मेल्स के अंदर इसको वुल्फियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो मेल्स के अंदर वुल्फियन डक्ट का काम ये सब चीजें होता है कि वास एफरेंशिया हो गया, वास डिफरेंट हो गया, एपिडिडामिस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, इनका फॉर्मेशन करने का काम होता है वुल्फियन डक्ट, ठीक है। लेकिन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मीजोनेफ्रिक डक्ट का या मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स का कोई काम नहीं होता। तो जनरली क्या है, फीमेल्स में इस तरीके से ओवरी बनता है, ठीक है। फीमेल में क्या होगा, जेनाइटल रिज से ओवरी बन जाएगा। ओवरी बनने के बाद यहाँ पर मुलेरियन डक्ट होता है, यहाँ पर क्या होगा, मुलेरियन डक्ट होगा। अब ये जो मुलेरियन डक्ट है ये बेसिकली क्या करेगा, इस तरीके से ओवी डक्ट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ओवी डक्ट होगा और आगे मुलेरियन डक्ट क्या है, फ्यूज हो जाके वेजाइना का फॉर्मेशन कर देता है, यूट्रस, इन सब चीजों का स्ट्रक्चर्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये जो डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि फीमेल में मीजोनेफ्रिक डक्ट का कोई भी फंक्शन नहीं होता। फीमेल में मुलेरियन डक्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, चाहे वो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब हो, यूट्रस हो, वेजाइना हो, इन सबको बनाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जनरली ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होगा, अभी को आपको मैंने बता ही दिया कि जो जेनाइटल रिज है, जेनाइटल रिज से ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों का डेवलपमेंट कि किस तरीके से ये जो गोनेट्स है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये जो डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है, अब हमें देखना होगा कि जो अलग अलग ऑर्गन, बेसिकली जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है
उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो अब हमें समझना होगा कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, किस पर्टिकुलर क्लास में किस तरीके का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली आप देखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, डायोसियस होते हैं ये लोग, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, वो एक्सेप्शन है आपका हैगफिश का हो गया, या उसके अलावा कुछ बोनी फिशेस होते हैं जो आपको हर्माफ्रोडाइट देखने को मिलता है। हर्माफ्रोडाइटिक गोनट्स का मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी एक ही सिंगल स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यूजुअली वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन हैगफिश हो गया, बॉनी फिशेस हो गया, उसके अंदर आपको एक ही में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या मेल्स का जो गोनट्स होता है उसको हम क्या नाम देंगे, टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, टेस्टिस बोलना है। और जो फीमेल का जो गोनट होता है उसको हम ओवरीज बोलते हैं, और ये गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम ओवा बोलेंगे। ठीक है, मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको क्या नाम देते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जनरली अगर हम बात करें कि जो अभी हमने सारी चीजें आगे जो डिस्कस की है उसको फटाफट क्या है पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, सो एम्ब्रियो के अंदर जो गोनड है, गोनड का डेवलपमेंट किससे होता है, पेयर ऑफ थिक एलिवेटेड फोल्ड, जिसको जेनाइटल रिज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जो एलिवेटेड फोल्ड है इस तरीके से बनाया था, अभी ये इस तरीके से एलिवेटेड फोल्ड होते हैं दोनों साइड। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो एलिवेटेड फोल्ड है जो मीडियन पोजीशन पे है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जेनाइटल रिज दिया था। ठीक है, इस जेनाइटल रिज से इसका फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये इसको अटैच करने के लिए क्या होगा, दोनों साइड डॉर्सल मेजेंट्री प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये अटैच रहता है। ठीक है, अब ये जो जेनाइटल रिज है वो मच मोर लॉन्गर होता है, यानी इनिशियली क्या है बहुत बड़ा होता है साइज में, और ये एज अ अडल्ट गोनट्स की तरह फंक्शनल होता है, जो हमें ये बताता है कि ये एक एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक होगा। यानी जो शुरुआत का जो जेनाइटल रिज था वो काफी बड़ा था और वो एज अ एंसेस्ट्रल गोनट की तरह वर्क करता है। ठीक है, चीज आपको याद रखना है। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर हम रियल केस की बात करें तो रियल केस में हमें देखने को मिला कि ये जो पूरा का पूरा गोनड है वो, ये जो जेनाइटल रिज है पूरा फंक्शनल नहीं होता। इसका कुछ पार्ट अगर हम बात करें तो इसका ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको हमने नाम दिया था गोनल रीजन। ठीक है, ये जो गोनल रीजन है, ये गोनल रीजन रिस्पॉन्सिबल है किसके, गोनट्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको प्रोगोनल बोलते हैं, पोस्टीरियर को एपिगोनल बोलते हैं, और जो मिड पार्ट होता है उसको गोनल रीजन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गोनल रीजन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके डेरिवेशन के लिए, अडल्ट गोनट्स के डेवलपमेंट के लिए, ये आपका ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो जनरली गोनट्स हैं चाहे वो आपका ओवरीज हो या टेस्टिस हो, ठीक है, ये सिलोमिक कैविटी में सस्पेंडेड होते हैं, और ये सस्पेंड होने के लिए डॉर्सल बॉडी वॉल से सस्पेंड होते हैं या डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होते हैं, और अटैच करवाने के लिए डॉर्सल मेजेंट्री यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। मेल्स के केस में मिजोर्कियम होता है और फीमेल के केस में मिजोवरियम होता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, इनिशियली जो गोनट्स होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी दो होंगे, टेस्टिस भी दो होगा, ओवरीज भी दो ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गोनट्स और उससे रिलेटेड डक्ट्स, ठीक है, गोनट्स और उससे रिलेटेड डक्ट्स कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सेप्शन है उसको समझते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सिंगल गोनट्स देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि गोनट्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स है जिसके अंदर जो गोनट्स होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, और सिंगल होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो दोनों गोनट्स है वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं। अब क्योंकि वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं तो अब क्या होगा, सिंगल होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा जी कि जो दोनों जेनाइटल एम्ब्रियोनिक रिजेस हैं, जो दोनों जेनाइटल रिजेस हैं वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिल जाती है, साइक्लोस्टोम्स हो गया, पर्च हो गया, या फिर कुछ दूसरी मछलियां हैं जिनके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो यानी सिंगल गोनट्स होने का पहला रीजन तो ये है कि जो दोनों गोनट्स है या दोनों जेनाइटल रिज हैं वो आपस में फ्यूज हो गए हों। ठीक है, या उसके अलावा दूसरा रीजन होता है कि किसी एक गोनट्स के अंदर डीजेनरेशन हो जाए। ठीक है,
डीजनरेशन का मतलब कि दो गोनट्स थे, एक डीजनरेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये इस केस में क्या है कि आपको जुवेनाइल स्टेज में सिर्फ एक ही गोनट्स देखने को मिलता है, और ये सिचुएशन आपको हैगफिश के अंदर, एलास्मोब्रैंक्स के अंदर, लिजार्ड्स के अंदर, एलिगेटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि गोनट से जो एसोसिएटेड डक्ट्स होते हैं उनको हम क्या नाम देंगे, गोनोडक्ट्स बोलेंगे। और ये बेसिकली क्या हो सकते हैं, वास एफरेंशिया हो सकते हैं मेल्स के केस में, और ओविडक्ट होता है फीमेल्स के केस में, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है गोनोडक्ट्स का, कि गोनट्स से बनने वाले जितने भी गैमीट्स हैं उसका ट्रांसफर कहां पे करवाता है, क्लोएका करवाता है, या बॉडी के बाहर तक करवाने का काम होता है इनका। यानी कि जो भी गैमीट बने हैं टेस्टिस या ओवरीज के अंदर, उसको उससे बाहर निकाल के या तो बॉडी के बाहर लेके जाना होता है या क्लोएका के अंदर लेके जाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो साइक्लोस्टोम्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ इलास्मोब्रैंक्स की बात कर ले, साइक्लोस्टोम या कुछ इलास्मोब्रैंक्स के अंदर आप देखेंगे कि जो जेनाइटल डक्ट है वो होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब जेनाइटल डक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर वास एफरेंशिया की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा बात करें एपिडाइडमिस की बात कर लें, ये एब्सेंट होते हैं। अब जब ये एब्सेंट है तो उस केस में होगा क्या कि सपोज करो ये तो उसका टेस्टिस है, अब यहां से जो गैमीट बनेगा, ये जो गैमीट है, ठीक है, ये जो गैमीट है, अब क्योंकि जनरली यहां पर जेनाइटल डक्ट तो है ही नहीं, तो ये जो गैमीट बना है ये बेसिकली आपका कहां रिलीज कर दिया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। ये कहां रिलीज कर दिया जाता है, एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलने के लिए एब्डोमिनल पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी मदद से ये बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो, वो बॉडी कैविटी से बाहर कैसे निकलता है, एब्डोमिनल पोर की मदद से निकलता है। तो ध्यान रखना है। तो साइक्लोस्टोम या कुछ इलास्मोब्रैंक्स हैं, वहां पर आपको डक्ट दिखते ही नहीं है जेनाइटल सिस्टम के अंदर, तो बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज एब्डोमिनल पोर, ठीक है। तो एब्डोमिनल पोर की मदद से ये बाहर निकलेंगे। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिस के डायग्राम के बारे में। तो जो टेस्टिस है वो देख ही रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली जो डायग्राम आप देख रहे हो सेमनीफेरस टिब्यूल है, ठीक है। सेमनीफेरस टिब्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, सेक्स कॉर्ड्स की मदद से होता है, ये जैसे अभी हमने देख ही लिया। आगे रीटी टेस्टिस होगा, फिर उसके बाद वास एफरेंशिया है। वास एफरेंशिया किससे बनता है, आपका मीजोनेफ्रिक टिब्यूल से, उससे बनेगा। उसके अलावा जो आपका मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो एपिडाइडमिस बनाता है। फिर वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो चीज आपको याद रखना है। तो जो वर्टिब्रेट्स की जो टेस्टिस होते हैं वो एक पेयर्ड ऑर्गन होता है, डिस्कस अभी हमने कर ही लिया। और इसका जो साइज होता है मॉडरेट होता है, और यूजुअली ये क्या है, किडनी के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली जो टेस्टिस है वो एक कॉम्पैक्ट ग्लैंड है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, आप इसके चारों तरफ सिलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारे हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल से बना हुआ होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो टिब्यूल्स हैं उनके ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जस्ट अभी हमने देखा ही था, जिसकी वजह से क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डेवलप होते हैं, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मेच्योरिटी है, यानी स्पर्म जब मेच्योर हो जाएगा, उसके अलावा क्या है, वो एब्डोमिनल की या बोल सकते हैं जो ल्यूमेन है टिब्यूल्स के ल्यूमेन्स के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है, जो कि जेनाइटल डक्ट की मदद से फिर आगे जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि साइक्लोस्टोम हो गया, उसके अंदर जेनाइटल डक्ट तो होते ही नहीं है, तो वहां पे बेसिकली गैमीट के मूवमेंट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज एब्डोमिनल पोर, ठीक है। सो एब्डोमिनल पोर की मदद से ये बॉडी के बाहर निकलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। डॉगफिश या स्कॉलिडॉन की बात करें तो यहाँ पर आपको दो टेस्टिस देखने को मिलेंगे, और वो भी क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, elongated होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एन एमनियोट्स की बात करें, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पे दो अलग अलग हैं, एक एमनियोट्स है, एक एन एमनियोट्स है। तो अभी हम बात करें एन एमनियोट्स की, ठीक है। तो उसके अंदर जो किडनी है, या फिर बात करें जो जेनाइटल डक्ट है, जेनाइटल सिस्टम है, वो ओपिस्टोनेफ्रस या मीजोनेफ्रस टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं एंटीरियर जेनाइटल और पोस्टीरियर रीनल पोर्शन में, ठीक है। तो एन एमनियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिज होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर वाला क्या होगा, जेनाइटल, और नीचे वाला क्या होता है, रीनल पोर्शन, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये तो बेसिकली किस में पार्टिसिपेट करेगा, गैमेट बनाने में, और ये बेसिकली क्या है, यूरिनरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो एंटीरियर जेनाइटल पोर्शन है वो क्या करेगा, वो यूरिनरी फेस टिब्यूल्स, बेसिकली उसके अंदर जो कुछ यूरिनरी फेस टिब्यूल्स हैं वो अपना फंक्शन लूज कर लेते हैं, और वो एज अ वास एफरेंशिया की तरफ बिहेव करते हैं, और बेसिकली क्या करेंगे, सेमनीफेरस टिब्यूल से बनने वाले जो भी गैमेट्स है उसको आगे रिलीज करवाएंगे, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को कन्वे करते हैं, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब एमनियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक तो डिस्कस किया हमने
एन एमनियोट्स के बारे में अब है, अभी भी एन एमनियोट ही है, ये क्या है, मेल एन एमनियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन डक्ट है, ठीक है, वो क्या बनाता है, यूरोजेनाइटल डक्ट। अभी हमने देखा था जो वुल्फियन डक्ट है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको हमने वुल्फियन डक्ट बोला था, उसको वो क्या बनाता है, यूरोजेनाइटल डक्ट बनाएगा, ठीक है। और वो किसकी तरह सर्व करता है, वो वास डिफरेंस और यूरेटर दोनों की तरह वर्क करता है। यानी मेल एन एमनियोट्स के अंदर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट था इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है। तो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये आपका वास डिफरेंट और आपका क्या है, यूरेटर दोनों की तरफ वर्क करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलास्मोब्रैंक है, जैसे अगर डॉगफिश की बात करें तो यहाँ पे जो एसेसरी यूरिनरी डक्ट है, ठीक है, वो यूरिन को क्या है, किडनी से क्लोएका के अंदर डक्ट करता है, ये चीज आपको याद रखना है। सो दैट मीजोडक्टिक डक्ट सर्व एज एंटायरली मेनली एज वास डिफरेंस। तो यानी कुछ इलास्मोब्रैंक्स के अंदर ये जो सिस्टम है, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा कि एन एमनियोट्स के अंदर ये जो एक ही चैम्बर है दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन इलास्मोब्रैंक्स के अंदर क्या है, हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो दोनों सिस्टम है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो यूरिनरी डक्ट है यहाँ पे अलग से यूरिनरी डक्ट होगा, वो डायरेक्टली किडनी से क्लोएका में ट्रांसफर करेगा, और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो डायरेक्टली क्या है, सिर्फ वास डिफरेंस की तरफ वर्क करेगा और वो स्पर्म को लेके जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम एंटीरियर जेनाइटल पार्ट की बात करें किडनी के ऑफ किडनी, ठीक है, अलोंग विद द पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म्स द एपिडाइडमिस। इसका मतलब क्या है कि जो किडनी का जो पार्ट है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो किसकी तरफ वर्क करता है, एपिडाइडमिस की तरफ वर्क करता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम एन्यूरा की बात करें, एन्यूरा का मतलब है यहाँ पे टोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि टेस्टिस के अंदर दो पोर्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रॉक्स की बात करें तो जो फ्रॉक के अंदर जो पहला पोर्शन, जो एंटीरियर पोर्शन है, वो टाइम के साथ डिसअपियर हो जाता है, लेकिन उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो एज अ अडल्ट फंक्शनल टेस्टिस की तरह वर्क करेगा, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अडल्ट मेल टोड है, ठीक है, उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो बिडर ऑर्गन की तरफ वर्क करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, टोड के अंदर दोनों ही पोर्शन देखने को मिलेगा, और एंटीरियर पोर्शन बिडर ऑर्गन की तरफ वर्क करता है, जिसके अंदर लार्ज सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये लार्ज सेल बिल्कुल इमेच्योर ओवा की तरफ वर्क करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल एमनियोट्स की, ठीक है। तो मेल एमनियोट्स के अंदर जो किडनी होता है वो मेटानेफ्रिक किडनी होता है, मेटानेफ्रोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूरेटर अलग होगा, और यूरेटर का काम क्या होगा, वो यूरिन ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें, जो वुल्फियन डक्ट है, वुल्फियन डक्ट किसकी तरफ वर्क करेगा, वास डिफरेंस की तरफ वर्क करेगा। सो जो मेटानेफ्रिक या जो मेटानेफ्रोज होते हैं उसके अंदर दोनों अलग अलग काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि ये क्या था, मेटा या मीजोनेफ्रिक डक्ट था। मीजोनेफ्रिक डक्ट में इस तरीके से टिब्यूल थे और यहाँ पर इस तरीके से ओवरी था। मेटानेफ्रिक में क्या होता है, अलग से किडनी डेवलप होता है और यहाँ से एक अलग से ट्यूब निकलता है, ठीक है। सो ये जो हमारा कहलाएगा वुल्फियन डक्ट, और ये यहाँ पे मेटानेफ्रिक किडनी है, ये मेटानेफ्रिक, और यहाँ से निकलने वाला ये यूरेटर है, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, तो यूरेटर अलग हो जाएगा, और वुल्फियन डक्ट से निकलने वाला ये जो वुल्फियन डक्ट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वास डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग काम करेंगे। इसका काम तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स को लेके जाने का, और यूरेटर का काम क्या होगा, किडनी से जो यूरिन बन रहा है उस यूरिन को ले जाने का काम करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक मीजोनेफ्रोज है वो क्या है, क्वाइल्ड पोर्शन होता है जो कि एपिडाइडमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो जस्ट अभी हमने देख लिया कि जो वुल्फियन डक्ट है वो एपिडाइडमिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हर एक टेस्टिस से जो स्पर्म है सबसे पहले कहाँ है, पास थ्रू एपिडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस की तरफ जाएगा, फिर यूरेथ्रा की तरफ जाता है। तो ये चीज हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिला है कि मैमल्स के अंदर जो टेस्टिस हैं वो उनके एब्डोमिनल सेक्स से डिसेंड होके स्कॉटल सेक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आपने रीजन भी पढ़ा होगा कि जनरली अगर मान लेते हैं ह्यूमंस की बात करें या विविपेरस एनिमल की बात करें, तो ये क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटल सेक, इसको स्कॉटल सेक बोलते हैं, ठीक है। स्कॉटल सेक बॉडी के बाहर होता है। तो मेल्स के अंदर क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो सफिशिएंट नहीं होता स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो आपका यहाँ पे जो टेस्टीज है वो एब्डोमिनल सेक्स से
डिसेंड होके कहाँ चला जाता है, स्कॉटल सेक्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और जिस ट्यूब के थ्रू ये यहाँ पर एंटर करता है स्कॉटल सेक के अंदर, उस ट्यूब को हम इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। और टेस्टिस के ऊपर एक इस तरीके से फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको गबर्नाकुलम बोलते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली जितने मैमल्स है उसके अंदर टेस्टिस डिसेंड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जैसे अगर हम बात करें रैबिट हो गया, बैट हो गया, रोडेंट्स हो गया, इनके पास क्या है, ये शक्ति है कि वो अपने टेस्टिस को एब्डोमिनल सेक्स से दोबारा निकाल के, या सॉरी स्कॉटल सेक्स से दोबारा निकाल के एब्डोमिनल सेक के अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे रैबिट है ये इसका स्कॉटल सेक है, तो जनरली स्कॉटल सेक से, और ये इसका एब्डोमिनल सेक है, तो ये चाहे तो ये जनरली इस तरीके से लेके जा सकता है। एलिफेंट के केस में भी ऐसा कुछ होता है जो आप देख सकते हो, ठीक है। यानी अपने टेस्टिस को रिट्रैक्ट कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि जो पैसेज है एब्डोमिनल कैविटी एंड स्कॉटल सेक्स का, उसके अंदर इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होता है, और इंग्वाइनल कैनाल की मदद से जो टेस्टिस है वो स्कॉटल सेक के अंदर आएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ मैमल्स की अगर हम बात करें, जैसे मोनोट्रिम्स हो गया, इंसेक्टिवोर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, वेल्स हो गया, इसके अंदर स्कॉटल सेक होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका जो टेस्टिस है वो परमानेंटली एब्डोमिनल सेक के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हो गया टेस्टिस, हमने डिस्कस कर लिया। अब टेस्टिस के बाद आता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। सो कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम क्या होता है, मेल और फीमेल को आपस में कनेक्ट करता है, सो दैट कि वहां से क्या है, जो स्पर्म है या मेल गैमेट को फीमेल में ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि एन एमनियोट्स के अंदर, एन एमनियोट्स के अंदर आप देखेंगे कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है, ठीक है। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो यहाँ पर क्या है, कॉपुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए जो मेल है वो स्पर्म को कहाँ रिलीज कर देता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, और फीमेल भी जो अपनी गैमेट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम एमनियोट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। अब फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल है, यानी बॉडी फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो कॉपुलेशन या मेटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन की मदद से, जो मेल एमनियोट है, ठीक है, उनके अंदर एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है या कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसकी मदद से वो क्या है, स्पर्म को जेनाइटल, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में बेसिकली क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली रेप्टाइल्स और मैमल्स की, तो और उसके अलावा कुछ हमने देखते हैं इलेस्मोब्रैंस जैसे डॉगफिश के अंदर, तो आप देखेंगे कि उसका जो नीचे वाला पेल्विक फिन है, ये पेल्विक फिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लैस्पर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही क्लैस्पर क्या है, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन की तरह वर्क करता है, और इन्हीं क्लैस्पर की मदद से ये स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम डॉगफिश की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लाइंड मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको साइफन बोलते हैं, और ये क्या है, बेस ऑफ द क्लैस्पर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे सी वाटर मतलब भर जाएगा, भरने से क्या होगा कि ये फोर्स करेगा क्लोएका को, सो दैट कि फीमेल के क्लोएका के अंदर स्पर्म को रिलीज किया जा सके, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ स्टीलोस्टेट्स की, तो वहां पर क्या है कि जो एनल फिन है वो गोनोपोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये बेसिकली क्या है, एनल फिन का मॉडिफिकेशन होता है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर, तो स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर एक हमें रिट्रैक्टाइल, रिट्रैक्टाइल का मतलब क्या है, जिसको बाहर निकाला जा सके फिर अंदर लिया जा सके, उसको बोलते हैं रिट्रैक्टाइल। तो स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर हमें क्या है, एक रिट्रैक्टाइल ग्रूव्ड सेक लाइक हेमीपेनिस पिंस देखने को मिलता है, और ये क्या है, क्लोएका के बाहर निकला हुआ होता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है, हेमीपेन इसको बोलते हैं, ये क्या है, रिट्रैक्टेबल होता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। तो इनका जो रिट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टर्टल, क्रोकोडाइल और सम बर्ड्स के अंदर, या फिर कुछ प्रोटोथीरियन मैमल्स के अंदर, यहाँ पर आपको क्या है, अनपेयर्ड ग्रूव इरेक्टाइल पीनस देखने को मिलता है, फॉर्म्ड एज द थिकनिंग ऑफ क्लोइकल फ्लोर, जो कि क्या है, क्लोइकल फ्लोर के थिकनिंग से बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें हायर मैमल्स के अंदर, ठीक है, तो हायर मैमल्स के अंदर आप देखोगे कि ट्रू एक्सटर्नल इरेक्टाइल पीनस होता है, ठीक है, जो कि स्पॉन्जी यूरेथ्रा से बनेगा, उसके अंदर इरेक्शन का प्रोसेस डेवलप होता है, जिसके थ्रू वो क्या है, स्पर्म को बेसिकली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज करने का काम करता है, ठीक है, चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीरीज ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है एसोसिएटेड विद द पीनस सिक्रेट्स लाइक फ्लूइड स्पर्म आर कैरिड, यानी क्या होगा, जैसे सपोज करो सीमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि सीमेन के अंदर स्पर्म मिक्स होकर सिक्रीट किया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं ओवरीज और एंड फीमेल जेनिटल डक्ट के बारे में। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम एनेमनियोट्स के बारे में बात करें, जैसे सपोज करो फिश की हो गया, एम्फीबियंस की बात करें, तो यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो कैसे होंगे, लार्ज होते हैं और एक साथ बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो एक चांस इवेंट है, तो उस चांस को बढ़ाने के लिए क्या है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एग प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम एमनियोट्स की बात करें, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, तो यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो कुछ ही एग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेप्टिलियंस या बर्ड एग की, तो इसके अंदर यॉक का अमाउंट अच्छा खासा होता है, हैवी यॉक होता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन मेमेलियन एग्स की बात करें तो उनके अंदर बहुत लिटिल अमाउंट में एग होता है ये, और उनका जो ओवरीज होता है वो भी छोटा होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स की बात करें और उसके अलावा कुछ टीलोस्टोर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको सिंगल ओवरी देखने को मिल जाएगा। बर्ड्स के अंदर भी क्या है, सिंगल ओवरी ही फंक्शनल होता है और वो उनका लेफ्ट ओवरी होता है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओवरी फंक्शनल होगा, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब इसके हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फिशेस के अंदर ये हॉलो होता है, एम्फीबियंस के अंदर क्या है, कॉम्पैक्स और एमनियोट टाइप का होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपका टेस्टिस डेवलप हो रहा है, उसके बाद ओवरीज कैसे डेवलप हो रहा है, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या वेरिएशंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीजिंग ऑफ एग्स, ठीक है। और ये क्या है, सेंट्रल कैविटी में रिलीज होता है या फिर सिलोम में रिलीज होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल्स के जेनिटल डक्ट की। तो फीमेल्स में जो मुलेरियन डक्ट है वही ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम फीमेल एनेमनियोट्स की बात करें तो उनके अंदर मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली एमनियोट्स के अंदर सिर्फ मुलेरियन डक्ट होता है, वुल्फियन डक्ट रिग्रेशन हो जाता है, उसका गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन एन एमनियोट्स में दोनों ही डक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फीमेल एमनियोट्स की बात करें तो उसके अंदर वुल्फियन डक्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुलेरियन डक्ट बचता है जो कि ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर हम विविपेरस मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो मुलेरियन डक्ट है वो आपस में फ्यूज होकर यूट्रस का फॉर्मेशन करता है और वेजाइना का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो यूट्रस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि डुप्लेक्स हो गया, मार्सुपियल हो गया, बाइपार्टेट हो गया, हैमस्टर रैबिट में हो गया, उसके बाद बाइकॉर्नुएट की बात करें तो अंगुलेट्स के अंदर हो गया, सिंप्लेक्स की बात करें तो प्राइमेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो, ये अलग अलग टाइप के यूट्रस है, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, दोनों टाइप के जो मुलेरियन डक्ट हैं उनके फ्यूजन से बनते हैं, ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।